अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्टडी एट ईज़ में मैं आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ। अच्छा, जो हम टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट 2 है। वो पिछली वीडियो लंबी होने की वजह से मैंने इसको पार्ट 2 में कन्वर्ट कर दिया है। तो हम इसके आज प्रोटीन डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 4 तरह के प्रोटीन मौजूद हैं और उनका फंक्शन क्या है बेसिकली। पहला प्रोटीन जो लिखा है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा अगर, तो ये चैनल या प्लस कैरियर प्रोटीन, चैनल एंड कैरियर प्रोटीन। तो मैंने चैनल के नीचे लिखा है रास्ता दिखाने वाला, और कैरियर के नीचे मैंने एक लिखा है, एक टिप लिखी है आपको याद रखने के लिए, साथ देने वाला। तो मैं बेसिकली आपको इनके फंक्शन बताती हूँ कि चैनल प्रोटीन जो होता है बेसिकली, चैनल प्रोटीन एक रास्ता है। तो रास्ते में से लोग क्या करते हैं, आप देखें कहीं रास्ता है तो रास्ते में से लोग गुजरेंगे, तो मतलब है कि चैनल प्रोटीन में से मॉलिक्यूल्स गुजरते हैं। ये एक पाथवे है, ये गुजरने का रास्ता है। तो कैरियर प्रोटीन जो होते हैं बेसिकली साथ देने वाले। कैरियर प्रोटीन कैसे मूव करते हैं, ये उस मॉलिक्यूल के साथ जो उस रास्ते में से जा रहा है, उस चैनल में से जा रहा है, उस रास्ता जो रास्ते में से गुजर रहा है उसका साथ देते हैं। उस मॉलिक्यूल के साथ बेसिकली ये अटैच हो जाते हैं और फिर उसको मूव करने में हेल्प आउट करते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि चैनल प्रोटीन जो है बेसिकली रास्ता दिखाने वाले इसमें से, यानी मॉलिक्यूल्स में से इस रास्ते में से गुजरते हैं, और कैरियर जो होते हैं बेसिकली इन मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हो जाते हैं। देन अगर हम इंजाइम्स को डिस्कस करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा प्रोटीन जो है बेसिकली वो इंजाइम है। तो आपको एक बात बताऊँ कि इंजाइम जो होता है बेसिकली वो प्रोटीनियस ही नेचर होता है। इंजाइम्स आर प्रोटीन, आपने ये लाइन कहीं बेसिकली पढ़ी होगी कहीं पे कि इंजाइम्स आर प्रोटीन। तो इंजाइम का फंक्शन बेसिकली, मोस्टली इंजाइम्स के हम फंक्शन यही पढ़ते हैं कि वो मेटाबॉलिज्म में, बायो में, मेटाबॉलिज्म में आपको हेल्प आउट कर रहे हैं। तो मैंने इसकी एक मिसाल लिखी है कि एक आपके पास इंजाइम जो है एडिनाइलेट साइक्लेज। पिछली किसी वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था कि साइक्लेज जिसके एंड पे एज लिखा होता है वो हमेशा इंजाइम होता है। ये आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं कि जिसके एंड पे एज लिखा हो तो बेसिकली वो इंजाइम होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि एडिनाइलेट साइक्लेज जो इंजाइम होता है या कैटलिस्ट होता है बेसिकली, कुछ इंजाइम जो होते हैं प्रोटीन भी होते हैं और कुछ कैटलिस्ट के तौर पे भी एक्ट करते हैं। तो कैटलिस्ट का मतलब होता है जो रिएक्शन में हेल्प आउट करें, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो रिएक्शन में हेल्प आउट करें उसे उन्हें हम कैटलिस्ट कहते हैं। तो जो कैटलिस्ट होता है या इंजाइम होता है उसे हम हमेशा एरो के ऊपर लिखते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जो रिएक्शन हो रहा है, मैंने एरो के ऊपर जो है वो इंजाइम को मेंशन किया है। तो इसका मतलब ये है कि ये इंजाइम है या कैटलिस्ट है। ये एडिनाइलेट साइक्लेज जो है वो एटीपी को सीएमपी में कन्वर्ट कर रहा है। सी का मतलब यहाँ पे क्या है, साइक्लिक। इस सी का मतलब आप समझ लें कि साइक्लिक है। एटीपी को वो साइक्लिक एएमपी में कंसीडर कर रहा है। बेसिकली जो ये मैंने एग्जांपल ली है, ये आपका रिस्पायरेशन वाला जो फेडरल वालों का रिस्पायरेशन वाला चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें आप सनलाइट वगैरह के बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ से मैंने ये एग्जांपल कैरी की है। तो इंशाल्लाह जब वो वीडियो बनाएंगे तो उसमें मैं इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगी इस रिएक्शन को। फिलहाल आप ये समझ लें कि वहाँ से मैंने उस एग्जाम्पल को कैरी किया है। तो ये एटीपी जो है वो साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है। एडिनाइलेट साइक्लेज इसको हेल्प आउट कर रहा है। फिर तीसरा प्रोटीन जो है हमारे पास रिसेप्टर्स। जहाँ पे भी वर्ड रिसेप्टर लिखा हो बेसिकली, अगर आपको 10th में याद हो तो 10th में हम चैप्टर 3 पढ़ते थे रिसेप्टर के बारे में। वहाँ पे हमने डिटेल से पढ़ा था कि रिसेप्टर जो होते हैं बेसिकली, जहाँ पे भी लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए कि रिसेप्टर जो होता है वो सिग्नल को कैरी करता है। तो रिसेप्टर का फंक्शन यहाँ पे भी सिग्नल को कैरी करने का ही है। उन्होंने कहा कि रिसेप्टर की अपनी एक स्पेसिफिक शेप होती है। इसी स्पेसिफिक शेप की वजह से चार्जेस जो होते हैं इस पर अटैच होते हैं, यानी रिसेप्टर पे चार्जेस आके अटैच होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि रिसेप्टर पे चार्जेस क्यों अटैच होते हैं, तो उसकी स्पेसिफिक शेप की वजह से। आपको याद रखना चाहिए कि स्पेसिफिक शेप की वजह से। देखिए, जब स्पेसिफिक शेप पे आके चार्ज बाइंड हुआ उसके बाद ये क्या करते हैं कि प्रोटीन को ये फोर्स करते हैं, मजबूर करते हैं कि तुम अपनी शेप को चेंज करो। अब देखें, अगर इस प्रोटीन की यहाँ पे शेप चेंज नहीं होगी तो बेसिकली फंक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता। प्रोटीन की शेप चेंज होने की वजह से यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म होता है। बेसिकली अगर आपको ये समझना है तो आप इसको अगर वो लॉक एंड की मॉडल है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल अगर आपको याद हो, तो वहाँ पे भी बेसिकली एक्टिव साइट जो थी वो अपनी शेप को चेंज करती थी। तो यहाँ पे भी एक्टिव साइट भी आपको याद हो तो वो प्रोटीन और अमाइनो एसिड की मिलकर बनी थी। तो यहाँ पे आप उसको लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस्ड फिट मॉडल से आप इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं कि प्रोटीन ने अपनी शेप चेंज की है। फिर मैंने इसकी मिसाल दी कि हार्मोन सर्कुलेट होते हैं, पूरे जिस्म में हार्मोन जो होते हैं वो सर्कुलेट होते हैं।
लेकिन जब ये इनको सिग्नल रिसीव होता है ना, तो ये बेसिकली जाके स्पेसिफिक टिश्यूज़ के साथ ही अटैच होते हैं। रिसेप्टर के बारे में मैंने एक MCQs यहाँ पे नोटिस किया है कि ये रिसेप्टर जो है वो ग्लाइकोलिपिड इन नेचर है। आपको MCQs में कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है कि प्रोटीन इन नेचर, लिपिड इन नेचर, ऑप्शन सी ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर, ग्लाइकोलिपिड इन नेचर। तो आपको याद रखना है कि रिसेप्टर जो है वो ग्लाइकोलिपिड इन नेचर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन थे वो ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर थे। कार्बोहाइड्रेट की नेचर हमने पढ़ी कि ये ओलिगोसेक्राइड थे, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन जो हैं वो ग्लाइकोलिपिड इन नेचर हैं। रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स बेसिकली, प्रोटीन तो ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर है, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक जो रिसेप्टर टाइप है ना वो ग्लाइकोलिपिड इन नेचर है। तो प्लीज़ इस MCQ को अच्छे से ज़रा याद रखिएगा। बेसिकली अगर हम बस इस टॉपिक को वाइंड अप करने लगे थोड़ा सा, एंटीजन्स जो है ये इसका चौथा प्रोटीन है। हमने पढ़ लिया जो रिसेप्टर हैं, चैनल एंड कैरियर प्रोटीन्स है नंबर 2, और आपने एक एंजाइम भी पढ़ लिया। तो एंटीजन जो है वो 4 टाइप्स ऑफ प्रोटीन में ये लास्ट प्रोटीन है, और इसने कहा कि ये क्या करता है, सेल को रिकग्नाइज करने में हेल्प आउट करता है। बेसिकली अगर आपने पढ़ा तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड का भी यही फंक्शन आपको नज़र आ रहा था वहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे कर रहे हैं ये वो जो एंटीजन्स है ना ये भी रिकग्निशन का काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि ये बेसिकली फॉरेन एंटीजन्स जो आपके डिजीज कॉजिंग चीज़ें होती हैं ना, बेसिकली एंटीजन्स उनको रिकग्नाइज करके किल करने में मदद करता है। तो एंटीजन और ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड में आप ये फ़र्क समझ सकते हैं कि ये साथ में रिकग्नाइज करके किल करने में भी आपको मदद कर रहा है। अच्छा, मैंने आपको पीछे हमने डिस्कस किया था, मैंने कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अपने पिछले पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि कुछ चीज़ें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गुजर सकती हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकती। तो मैंने कहा कि न्यूट्रल चीज़ें, आपको मैंने वहाँ पे भी बताया था कि न्यूट्रल चीज़ें जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड C6H5OH। C6H5OH मैंने यहाँ पे खुद लिखा है ताकि आपको ये भी याद करा सकूँ कि C6H5OH हम किसे कहते हैं, ग्लूकोज को कहते हैं। C6H5 बेसिकली ग्लूकोज को कहा जाता है। तो मैंने ये इंटेंशनली इसको यहाँ पे लिखा है ताकि आपको इसका फार्मूला भी याद हो सके। तो बेसिकली ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ग्लूकोज इसमें से पास कर रहे हैं। फिर आपके पास जो चीज़ है वो है लिपिड, यानी लिपिड्स की फॉर्म में जो चीज़ें हैं वो भी इसमें से गुजर सकती हैं। यहाँ पे मैंने नोट में एक चीज़ मेंशन किया कि चार्ज बियरिंग मॉलिक्यूल्स फेस डिफ़िकल्टी, यानी चार्ज बियरिंग मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसमें से पास नहीं कर सकते। तो न्यूट्रल बेसिकली जो मैंने न्यूट्रल में चीज़ें लिखी हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ग्लूकोज, ये सब गैसेस ही हैं। वाटर भी एक फॉर्म में कभी गैस हो सकती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस। इसका मतलब अगर हम ओवरऑल इसको थोड़ा सा समराइज़ करते हैं तो हम ये कहते हैं कि लिपिड और गैस जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गुजर सकते हैं, लेकिन जो चार्ज बियरिंग पॉलीमर्स हैं वो नहीं गुजर सकते। अच्छा, इस गुजरने के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गुजरने के लिए 4 प्रोसेस हैं: डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट की 2 टाइप्स लिखी हैं, इंडो एंड एक्सो। उसके कहने का मतलब ये है कि डिफ्यूजन, आपको अगर याद हो तो मोमेंट ऑफ डिफ्यूजन को मैं डिफ़ाइन करूँ तो ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बड़ी आसान सी डेफिनेशन है इसकी। मोमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हायर टू लोअर, मोमेंट ऑफ वाटर नहीं, सॉरी, मोमेंट ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स की बात की जा रही है। मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। स्पेसिफिक अगर हम ओस्मोसिस की बात करें तो ओस्मोसिस का मतलब ये है कि ऑस्मोसिस का बेसिकली मतलब ये हुआ कि मोमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अगर सिंपल डिफ्यूजन लिखा हुआ आपके लिए तो आप इसे कहते हैं कि ये मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन वाटर की ऑस्मोसिस में हम वाटर की बात करते हैं, मोमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। बेसिकली ये दोनों जो हैं ये पैसिव प्रोसेसेस हैं। पैसिव प्रोसेस के कहने का मतलब ये हुआ कि इनको एनर्जी नहीं चाहिए। देखो, जो चीज़ भी ऊपर से नीचे आती है ना उसको मूव करने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए होती है। ये बात आपको याद रखनी है कि इनको एनर्जी मूव करने के लिए नहीं चाहिए। मैं आपकी इसको थोड़ी सी मिसाल दे सकती हूँ कि जैसे आप पानी चढ़ाते हैं अपनी दूसरी, तीसरी या चौथी मंजिल पर पानी चढ़ाते हैं, तो पानी देखें, मोटर जो होता है वो पानी को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाता है। तो नीचे से ऊपर की तरफ जाने के लिए उसे एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी बेसिकली आपके घर की, अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी होती है जो पानी को नीचे से ऊपर लेके जा रही है। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस वो प्रोसेस है जो पानी को आप समझ लें कि ऊपर से नीचे जो चीज़ आ रही है उसको मूव करने के लिए
एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आप अगर ऊपर बिल्डिंग से छलांग लगा देते हैं तो आप हवा में आराम से नीचे आ जाते हैं, वैसे हड्डियाँ तो टूट जाती हैं लेकिन आराम से नीचे आते हैं। लेकिन इसी तरह अगर आप बिल्डिंग पे खड़े खड़े ऊपर चढ़ना चाहें तो आपको रस्सी या किसी और मीडियम की ज़रूरत पड़ती है जो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है नीचे से ऊपर जाने के लिए। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस वो प्रोसेस है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और बल्क ट्रांसपोर्ट बेसिकली वो प्रोसेस हैं जो नीचे से ऊपर की तरफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जो चीज़ों को लेके जाते हैं। तो उसके लिए बेसिकली यहाँ पे जो आपको एनर्जी रिक्वायर होती है उसका नाम है एटीपी। ये मैंने ई मेंशन किया है। ये एनर्जी जो है वो आपको एटीपी प्रोवाइड कर रहा है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और बल्क ट्रांसपोर्ट दोनों को आप एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेसेस कह सकते हैं क्योंकि इनको एनर्जी रिक्वायर है बेसिकली। फिर आप कहते हैं कि इसके दो प्रोसेस हैं, इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। इंडो का मतलब है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई चीज़ जो है वो अंदर की तरफ आए। तो आपको याद रखनी है कि ये चीज़ अंदर की तरफ जो होती है वो इन फोल्डिंग्स के फॉर्म आती है। देखिए आप अगर उस डायग्राम को कंसिडर करें, लाइजोसोम की भी डायग्राम में कभी आपने देखा तो वो पूरा सर्कल होता है लेकिन उसमें ये चीज़ ऐसे अंदर की तरफ आई होती है, ऐसे अंदर की तरफ आ रही होती है। तो मतलब ये अंदर की तरफ जो होता है वो सामान लेके आ रही है। एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है बाहर की तरफ। अब इंडोसाइटोसिस की आगे दो मिसालें हैं, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। फैगो का मतलब है कि सॉलिड फॉर्म को अंदर ले आना और पिनो का मतलब होता है वाटर फॉर्म को अंदर लेके आना। यानी इंडो क्या चीज़ अंदर लेके आ रही है, अगर वो सॉलिड फॉर्म में लेके आ रही है तो उसे हम फैगोसाइटोसिस कहेंगे, अगर वो लिक्विड फॉर्म में ले आ रही है तो हम उसे पिनोसाइटोसिस कहेंगे। और ये लिखा हुआ भी है इन द फॉर्म ऑफ इनफोल्डिंग्स। इनफोल्डिंग्स इस तरह की होती हैं बेसिकली, ये अंदर से थोड़ा सा कर्व क्या होता है, एक बल्जिंग शेप है जो इसमें से ये अंदर आ रहे हैं। तो इस तरह की फॉर्म में ये अंदर आते हैं। आखिर में एक चीज़ जो है ये पंजाब की बुक में मेंशन है बेसिकली, उसने लिखा है कि सेल में ब्रेन फंक्शन इन न्यूरॉन में क्या, न्यूरॉन जो होते हैं वो आपके बेसिकली ब्रेन सेल्स हैं। तो वहाँ पे जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, नर्व इम्पल्स को एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में ट्रांसफ़र करता है। अब अगर नर्व इम्पल्स को मैं थोड़ा सा बताऊं तो नर्व इम्पल्स जो होता है वो बेसिकली एक मैसेज होता है आपके दिमाग से जो मैसेज आया है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिकली वो फंक्शन भी है। बेसिकली इसकी दूसरा पार्ट भी काफ़ी लेंथी हो गया है, तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी बात समझना आए तो प्लीज़ आप इसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में इसको आंसर कर सकते हैं। तो हर वीडियो के एंड में आप उसका स्क्रीनशॉट अपने पास रखा करें तो एक पेज से आपकी एक टॉपिक की रिवीजन हो सकती है। ये टॉपिक काफ़ी लेंथी जा चुका है। ये चार जो हैं आप याद रखिएगा कि इसके वो मैकेनिज़्म हैं जिसके ज़रिए से चीज़ें अंदर बाहर आ रही हैं। जैसे वो तीन चीज़ें जो अंदर और बाहर आ रही हैं ना, वो डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और बल्क ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से आ रही हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करना भूल गई, को डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का फंक्शन ये है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो सेल को नहीं चाहिए हैं वो कॉन्टीन्यूसली जो हैं वो सेल के अंदर किस तरह एंटर होते हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के ज़रिए से सेल में एंटर होते हैं और बाद में वो फैगोसाइटोज्ड हो जाते हैं। फैगोसाइटोज्ड का मतलब ये है कि वो इंजेस्ट हो जाते हैं। वेस्ट मटेरियल जो होता है वो इंजेस्ट कर दिया जाता है यहाँ पे, मतलब डाइजेस्ट कर दिया जाता है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में वो वेस्ट मटेरियल जो मतलब सेल को नहीं चाहिए वो कॉन्टीन्यूसली इन प्रोसेस के ज़रिए से एंटर हो रहे हैं। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस इन दो प्रोसेस के ज़रिए से। ओके, अल्लाह हाफिज़।